नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं सीईटी सब्जेक्ट की जर्नल साइंस के बारे में। और जो हम जर्नल साइंस पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वो सीईटी ही नहीं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे आरएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएएस हुआ, और जो भी जहां पर भी जर्नल साइंस आती है, पटवारी, रीट हुआ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां पर भी जर्नल साइंस आती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुवांशिक रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपन ने तो क्या पढ़ा, संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और संक्रामक रोगों में भी हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा वायरस जनित रोगों के बारे में देखा। फिर वायरस जनित रोगों के बाद में प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में हमने देखा कि प्रोटोजोआ के जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं। फिर हमने कृमियों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा असंक्रामक रोगों में। असंक्रामक जो रोगों में हमने क्या क्या पढ़ा? एलर्जी पढ़ ली। क्या पढ़ ली हमने? एलर्जी पढ़ा। फिर उसके बाद में कैंसर पढ़ा दोस्तों। क्या पढ़ा हमने? कैंसर पढ़ा। और कैंसर के बाद में हमने और भी बीमारी देखी, जैसे बीपी देखा, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में देखा, अस्थमा देखा। क्या देखा? अस्थमा देखा। ठीक है, ये सारी बीमारियां हमने पढ़ी दोस्तों। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेष प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। ऐसे रोग होते हैं जो कि मम्मी पापा से उनके पैदा होने वाले बच्चों में जा सकते हैं। ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं दोस्तों। ऐसे रोग, देखिए, अनुवांशिक रोग, कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में जेनेटिक डिसऑर्डर भी आ सकता है लिखा हुआ। इंग्लिश में इसे जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं दोस्तों। अपन क्या कह सकते हैं? इसे जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं, या फिर इसे हिंदी में अनुवांशिक विकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग भी इसे कह सकते हैं। तो है ना, चाहे वर्ड कितने भी आए, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है ना। तो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से बच्चों में जा सकते हैं, अनुवांशिक रोग कहलाता है। ऐसे रोग जो कि माता पिता से बच्चों में जा सकते हैं, मतलब कि एक जनरेशन से अदर जनरेशन में जा सकते हैं, इसी टाइप के रोगों को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे किसी के जोड़ों में दर्द रहता है और अब उसके बच्चे हुए, उस व्यक्ति के बच्चे हुए, तो उसके बच्चों में ये नहीं कि पापा को जोड़ों का दर्द था तो अब बच्चों में भी जोड़ों का दर्द चालू हो जाएगा। नहीं, जोड़ों का दर्द अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से किसी को खांसी है या सर्दी जुकाम है या कोई सी भी दूसरी, जैसे किसी को टीबी है और उस टीबी वाले पेशेंट ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे को टीबी नहीं होगा, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग नहीं है। जबकि अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। अनुवांशिक रोग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो मेंडलीय रोग और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमीय रोग। इसको दोस्तों अपन इस क्रोमोसोमीय रोग को गुणसूत्रीय विकार भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय रोग भी कह सकते हैं, या गुणसूत्रीय असामान्यता भी कह सकते हैं। जो मेंडलीय रोग होते हैं ना दोस्तों, ये जीन के कारण होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? एक जीन के कारण होते हैं। अब आप बोलेंगे जीन क्या होता है? तो जीन किसे कहते हैं? जीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि डीएनए जो होता है ना, डीएनए के खंडों को ही क्या बोलते हैं? खंडों को, डीएनए के खंडों को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो मेंडेलिय रोग जीन के कारण होते हैं।
ठीक है, जैसे कोई जीन ही नहीं है, या एक जीन की जगह कोई गलती से दूसरा जीन आ गया, या जीन में डिफेक्ट हो गया, तो ऐसे जो रोग होंगे वो मेंडलीय रोग कहलाएंगे। ठीक है, जबकि क्रोमोसोमीय रोग कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे रोग जो क्रोमोसोम के कारण हो रहे हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर। देखो, गुणसूत्र भी बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जिसमें से 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं। जबकि जो बाकी के 2 है ना, 45वां और 46वां, वो लिंग गुणसूत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? वो लिंग गुणसूत्र होता है। और दोस्तों ये जो लिंग गुणसूत्र है, ये नर के अंदर क्या होगा? नर में यह लिंग गुणसूत्र होगा X और Y, जबकि मादा में ये होगा XX। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुवांशिक रोग 2 प्रकार के होते हैं। जो अनुवांशिक रोग जीन के कारण है उसे मेंडलीय रोग, और जो अनुवांशिक रोग गुणसूत्रों की वजह से है उसे गुणसूत्रीय रोग या क्रोमोसोमीय रोग कहेंगे। जैसे कि किसी बंदे के अंदर 46 की जगह अगर 47 गुणसूत्र हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, 50 हो जाए, या 46 से कम हो जाए, जैसे 45 ही रह जाए, 44 रह जाए, तो क्रोमोसोमीय विकार किसके कारण हो सकते हैं? गुणसूत्रों की संख्या घटने या बढ़ने के कारण हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेंडलीय रोग के बारे में। तो भैया एक जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से ये रोग उत्पन्न होते हैं। कोई जीन पाए जा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो बेटा, 46 गुणसूत्र है हमारे अंदर। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। डीएनए से बने होते हैं। और डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जो डीएनए के ऊपर होते हैं जीन होते हैं। जीन होते हैं। ठीक है, अगर जीन में क्या हो जाए? कोई चेंज हो जाए, कोई रूपांतरण हो जाए, इसमें क्या हो जाए? कोई रूपांतरण हो जाए, या इसके अंदर क्या हो जाए? कोई परिवर्तन हो जाए, अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उसके कारण जो जीन के द्वारा जो लक्षण नियंत्रित करे जा रहे हैं, जो उस जीन के जो कार्य है ना, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और अपन बोलते हैं कि मेंडलीय रोग हो जाता है। मेंडलीय रोग का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों हीमोफीलिया, रक्त का थक्का। अब सुने मेरी बात, हमारे अंदर क्या होता है? यहां पर देखें, हमारे अंदर 44 तो अलिंग गुणसूत्र है। कौन से गुणसूत्र है? अलिंग गुणसूत्र है। आई बात आपको समझ में? कितने हैं? अलिंग गुणसूत्र है। जबकि बाकी के 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो नर होते हैं दोस्तों, क्या किसकी बात कर रहा हूं? जो नर होते हैं उनमें 44, और मादा में भी ये 44 जो है ना अलिंग गुणसूत्र, ये बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन जो नर होते हैं उनमें 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, X और Y, और मादा में होते हैं XX। आपको पता है ये जो X क्रोमोसोम है, इसका काम क्या है? लिंग निर्धारण करना। लिंग निर्धारण करना। लेकिन दोस्तों इस X क्रोमोसोम लिंग तो निर्धारण करता ही है, साथ ही साथ X क्रोमोसोम पर अन्य प्रकार के जीन भी पाए जाते हैं जो कि बॉडी के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि मेरी बात सुने, चोट लगते ही चोट से खून बहने लगता है, और खून थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाता है, और चोट में से खून बहना बंद हो जाता है। इसे बोलते हैं रुधिर का थक्का बन गया। क्या बन गया? रुधिर का थक्का बन गया। रुधिर का थक्का कैसे बनता है समझना। चोट लगी, खून बाहर निकला, और खून में ऐसे कुछ कारक है, ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो हवा में आते ही क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, और ब्लड को जमा देते हैं, उसका थक्का बना देते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाले कारक हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, और रक्त का थक्का बनाने वाले जो कारक हैं उनको बनाने वाले जो जीन है वो पाए जाते हैं X क्रोमोसोम पर। यदि रक्त का थक्का बनाने वाले जीन X क्रोमोसोम, देखो क्या बोल रहा है? रक्त का थक्का बनाने वाले जीन कहां पाए जाते हैं? X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं।
कहां पर पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। यदि रक्त का थक्का बनाने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर अनुपस्थित हो ही नहीं, या उसकी जगह पर कोई अप्रभावी जीन आ जाए, ऐसा जीन जो अप्रभावी है, अपना काम प्रभावी रूप से नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा दोस्तों? रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक बनेंगे ही नहीं। और यदि उस व्यक्ति में चोट लग जाए तो रक्त का थक्का बनेगा नहीं, और लगातार घाव से रक्त बहता रहेगा, और इस वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सामान्यतया नारी इस रोग की वाहक होती है तथा नर रोगी होते हैं। सामान्यतया जो नारी होती है ना दोस्तों, वो इस रोगी की क्या होती है? रोगी होती है। सामान्यतया जो नारी होती है ना दोस्तों, वो इस रोग की वाहक होती है, जबकि जो नर है वो रोगी होता है। अब आप बोलेंगे कि क्या ये रोग नारियों में नहीं हो रहा है, क्या महिलाओं में नहीं हो रहा है क्या ये रोग? तो नारियों में यह रोग बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। बल्कि वो तो क्या होती है? वाहक होती है। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर रुधिर का थक्का बनाने वाले जीन पाए जा रहे हैं। यहां पर मैं बोलूं ये नारी के 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर माना कि नारी के 1 एक्स क्रोमोसोम पर है ही नहीं जीन, कटोस का मतलब है कि इस पर जीन है ही नहीं रुधिर का थक्का बनाने वाले, लेकिन इसका दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल है ना, उस पर पाए जा रहे हैं। इसलिए नारियों में कभी भी क्या नहीं होता है? हीमोफीलिया नहीं होता है, ठीक है। और होता भी है ना तो उस नारी की बचपन में मृत्यु हो जाती है, वो बड़ी हो ही नहीं पाती है, ठीक है। जबकि जो पुरुष होते हैं क्या होते हैं? जो नर होते हैं, नर तो रोगी होते हैं। क्यों होते हैं रोगी? क्योंकि इनमें ऐसे हैं लिंग गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र एक ही है, और जिस पर भी अगर फैक्टर एब्सेंट है, कारक एब्सेंट है, ब्लड को क्लॉट करने वाला जो कारक बनाने वाला जो जीन है वही नहीं है, तो बंदा क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा। जो रानी विक्टोरिया है दोस्तों, क्या है? रानी जो विक्टोरिया है की वंशावली में कई हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे, स्वयं रोग की वाहक थी, इसलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है शाही रोग किसे कहा जाता है? तो हीमोफीलिया रोग को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, वो इस रोग की वाहक थी। उसके जो भी आगे औलादे पैदा हुई ना, जो भी प्रिंस वगैरह पैदा हुए, उन सबके अंदर हीमोफीलिया हो गया, क्योंकि उनकी मम्मी क्या थी? वाहक थी, ठीक है। तो इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। अगला हमारा रोग कौन सा है दोस्तों? अगला हमारा रोग है दात्र कोशिका अरक्तता। इसको सीकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे सीकल क्या होता है? सीकल मतलब होता है, जो आप पहले के समय में देखते थे दोस्तों, जो चारा वगैरह काटने की दांतली होती थी, ऐसी होती थी ना, चारा वगैरह काटने की क्या होती थी? ऐसी दांतली होती थी, जिससे चारा वगैरह काटते थे, ऐसे पकड़ पकड़ के चारा काटते थे। तो सीकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो शेप है, का जो आकार है, वो कैसा हो जाता है? दांतली जैसा हो जाता है, दांतली, यानी कि सीकल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है? सीकल शेप का हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन होता है, ये 2 टाइप की चेन के द्वारा बना होता है। इसमें 2 चेन पाई जाती है, 2 प्रकार की चेन पाई जाती है दोस्तों। कौन सी है? अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर? अब आप सुनना, क्या होता है दांत्र कोशिका रिक्तता या सीकल सेल एनीमिया बीमारी के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम संख्या 11 पर जो HBA जीन है उसमें परिवर्तन हो जाने से यह रोग होता है। एक जीन पाया जा रहा है गुणसूत्र संख्या 11 पर, उस जीन का नाम है HBA जीन, और ये HBA जीन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। जब इस जीन में परिवर्तन हो जाए या उत्परिवर्तन हो जाए,
जिसके कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, जो दूसरी वाली श्रृंखला है, उसमें क्या होता है, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन आ जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन में विकार हो जाता है। बिल्कुल इजी है, सुनो ध्यानपूर्वक, सुनो सुनो बेटा। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जैसे ईंटें मिलकर दीवार बना रही है, वैसे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी एक तरह का क्या है, प्रोटीन है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? कौन कौन से एमिनो अम्ल होते हैं, जैसे वेलिन होता है, ग्लूटेनिक होता है, ग्लूटेनिक अम्ल होता है, वेलिन होता है। आई बात आपको समझ में? अब जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, उसमें जरूरत है ग्लूटेनिक अम्ल की, और ग्लूटेनिक अम्ल कौन बनाता है, एक जीन होता है वो बनाता है। लेकिन अगर उस जीन में डिफेक्ट हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो ग्लूटेमिक अम्ल की जगह कौन सा एमिनो अम्ल आ जाता है गलती से हीमोग्लोबिन में, वेलिन हीमोग्लोबिन में आ जाता है, और हीमोग्लोबिन में विकार हो जाता है। और विकार युक्त हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो आकार है वो हसिया आकार हो जाता है, सीकल शेप हो जाता है, दांतली के शेप का हो जाता है। और ऐसी जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन का अच्छे से परिवहन नहीं कर पाती है। दोस्तों ये बीमारी जो अफ्रीका, नाइजीरिया जो ऐसे इलाके हैं ना, वहां पर ये ज्यादा होती है। और जो सीकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, इनको मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि जो मलेरिया का परजीवी जो प्लाज्मोडियम है, वो इस सीकल टाइप की आरबीसी के अंदर जीवित नहीं रह पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है वो ठीक से। अगली हमारी बीमारी कौन सी है दोस्तों, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। कौन सी बीमारी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, एक एंजाइम, हमारे अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनीन। ये जो फिनाइल एलेनीन है ना, ये बदलता है टाइरोसिन में। किसमें बदलता है, टाइरोसिन में बदलता है। और दोस्तों इस फिनाइल एलेनीन को टाइरोक्सिन में कौन बदलता है, एक एंजाइम बदलता है। इस एंजाइम को बोलते हैं फिनाइल एलेनीन, एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम फिनाइल एलेनीन को टाइरोसिन में बदलता है, और टाइरोसिन से आगे जाकर बहुत सारे पदार्थ बनते हैं जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब ये जो फिनाइल एलेनीन है, ये भी एक जीन के कारण बनता है, और वो जीन पाया जाता है क्रोमोसोम संख्या 12 के ऊपर। क्या होता है इसके अंदर, यदि क्रोमोसोम संख्या 12 में जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, कौन सा जीन, ये फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो एंजाइम है, इसको बनाने वाले, इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में अगर परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, तो क्या होगा, ये एंजाइम ही नहीं बनेगा, और शरीर में एंजाइम फिनाइल एलेनील हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। जब फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, बनता ही नहीं है, तो फिनाइल एलेनीन जो होता है वो टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। और क्या होता है, जो टायरोसिन नहीं बनेगा, तो सीधी सी बात है फिनाइल एलेनीन की मात्रा बढ़ती जाएगी। मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और तो और ये फिनाइल एलेनीन फिनाइल पाइरुविक अम्ल में बदल जाएगा अपने आप ही। ये ब्रेन में जमा हो जाएगा जाकर, और ब्रेन के जो टिश्यू है वो खत्म होने लग जाएंगे, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, और व्यक्ति मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा, मतलब मंद बुद्धि टाइप वो हो जाएगा। और तो और मानसिक दुर्बलता आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, ये जो फिनाइल एलेनीन है, ये पैर के या हाथ की मांसपेशियों में भी जमा होने लग जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, और रोगी चल फिर भी नहीं पाता है। तो ये वाला रोग तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हमारी अगली बीमारी कौन सी है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। बिल्कुल इजी बीमारी है, बिल्कुल इजी। सुनो, हमारी आंखों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे शंकु कोशिकाएं कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जिसे शंकु कोशिकाएं कहते हैं।
इन शंकु कोशिकाओं के कारण ही हम रंगों को पहचान पाते हैं, उनमें विभेद कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? उनमें विभेद। अभी मैं देख पा रहा हूं कि जैसे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का गेट है, यहाँ पर व्हाइट कलर की दीवार है, और मैं जैसे ये येलो कलर का एक साइन बना हुआ है, ये ब्लैक कलर के वर्ड हैं, ठीक है। मैं आराम से कलर्स में विभेद कर पा रहा हूं कि ब्लैक कौन सा है, हरा कौन सा है, पीला कौन सा है। जैसे मेरे टी शर्ट पे जो लोगो है व्हाइट कलर का है, मैं आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी आंखों में शंकु कोशिकाएं हैं, और शंकु कोशिकाओं के कारण ही हम रंगों को पहचान पाते हैं। अब सुनना, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम नर में तो आपको पता है ना ये होता है, और मादा के अंदर दोनों ही लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, देखो एक्स क्रोमोसोम पर कुछ जीन होते हैं दोस्तों, और ये जीन ही शंकु कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम पर इन जीनों में ही परिवर्तन हो जाए, या ये जीन अनुपस्थित हो जाए, कुछ रूपांतरण हो जाए, मतलब जीनों में उत्परिवर्तन हो जाए, जब जीनों में ही एक्स क्रोमोसोम पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीनों में ही परिवर्तन हो गया, तो त्रुटिपूर्ण शंकु कोशिकाएं बनने लग जाती है, और इसके कारण व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। कौन से रंगों में अंतर नहीं कर पाता है दोस्तों? व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग की अगर चीज उसके सामने रख दोगे ना, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि लाल कौन सी है, हरी कौन सी है, ठीक है। महिलाएं सामान्यतः इस रोग की वाहक होती है, जबकि पुरुष तो भैया रोगी होते हैं। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर ही शंकु कोशिका बनाने वाले जीन पाए जा रहे हैं। नर में तो केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर इस एक एक्स क्रोमोसोम पर भी अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, शंकु कोशिका बनाने वाले जीनों में कुछ रूपांतरण हो जाए, तो सारी की सारी शंकु कोशिकाएं दोष युक्त बनेगी, और ये जो नर होगा ये कलर में विभेद नहीं कर पाएगा, रोगी बन जाएगा ये। जबकि मादा के अंदर अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर शंकु कोशिका बनाने वाले जीन में परिवर्तन हो भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरा तो अभी भी क्या है, नॉर्मल है ना। तो बेटा यहां पर अगर कुछ दोष युक्त शंकु कोशिकाएं बन रही है, तो कुछ नॉर्मल कोशिकाएं भी बन रही है, और उन नॉर्मल शंकु कोशिकाओं के कारण महिलाएं इजीली क्या कर पाएगी, रंगों में विभेद कर पाएगी। लेकिन महिलाएं क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है। माना कि महिला रोगी नहीं है, लेकिन महिला से पैदा होने वाले जो बच्चे होंगे उनमें यह रोग जरूर हो सकता है। अगला हमारा रोग कौन सा है दोस्तों? थैलेसीमिया। कौन सा रोग है? थैलेसीमिया, ठीक है। यह रोग अलिंग क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो चेन होती है ना, मैंने आपको बताया था कि आरबीसी पाई, खून है हमारा, खून में आरबीसी है, लाल रुधिर कणिका है। लाल रुधिर कणिका लाल क्यों है? क्योंकि इसमें लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, और जो लाल रंग का हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन, ये दो टाइप की चेन से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये धागे मिलकर ये टी शर्ट बना रहे हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे से धागे मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। दो तरह के धागे होते हैं, वो दो तरह की चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। आई बात आपको समझ में? अब दोस्तों क्या होता है, जो अल्फा चेन होते हैं और जो बीटा चेन होते हैं, उसको बनाने वाले जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अगर उन जीनों में ही कोई परिवर्तन हो जाए तो अल्फा और बीटा चेन का निर्माण कम हो जाता है। जब अल्फा और बीटा चेन का निर्माण होगा, कम होगा, तो हीमोग्लोबिन विकृत हो जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन ही विकृत हो जाएगा तो ठीक से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, और जब ठीक से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा तो उस व्यक्ति में एनीमिया बीमारी हो जाएगी, मतलब रक्त की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, थकान रहेगी, और ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है, इसे ही हम थैलीसीमिया कहते हैं। अगली बीमारी कौन सी है दोस्तों? अल्जीमर रोग। अल्जीमर जो रोग है वो 21वें क्रोमोसोम पर दोष युक्त जीन के कारण होती है। दोष युक्त जीन आएगा दोस्तों, यहां पर क्या आएगा? यहां पर
दोष युक्त जीन के कारण होती है, दोष युक्त। ठीक है, कौन सी बीमारी है दोस्तों यहां पर? ये अल्जीमर रोग। ये एक हमारे अंदर, अरे सुनो तो सही, बिल्कुल इजी है। हमारे अंदर 1 से लेकर 46 तक गुणसूत्र है या नहीं है? 1 से लेकर 46 तक है। 1 2 3 4, मैं बोलूं 21 22 23 46 हो गया। 46 में ना, अब गुणसूत्र डीएनए से बने हुए और डीएनए के खंडों को जीन कहते हैं। जीन ही लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आपके शरीर में जो भी चीजें बन रही है वो जीन बना रहे हैं। 21वां जो गुणसूत्र है, अगर उसके जीन में कुछ दोष हो जाए, 21वें गुणसूत्र के जीन में कुछ दोष हो जाए तो अल्जीमर बीमारी हो जाती है। इसको अल्जाइमर भी कहते हैं दोस्तों। और इस बीमारी में क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती है और एंड में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने नॉर्मल वर्क भी नहीं कर पाता है और उसकी एंड में मृत्यु हो जाती है। इसमें 65 वर्ष या अधिक उम्र के बाद धीरे धीरे इंसान को भूलने की बीमारी होने लग जाती है और अंत में तो व्यक्ति दैनिक कार्य भी नहीं कर पाता है। ठीक है, और रोगी की मृत्यु हो जाती है। उसको चाय दोगे ना पीने के लिए, उसको ये पता नहीं इसका करना है क्या, इससे नहाना है या पीना है, क्योंकि बेचारे की याददाश्त क्या होगी, चलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको गुणसूत्रीय विकार तो समझ में आ गए जो अपन ने पढ़े। मैं एक बार आपको और रिवीजन करवाना चाहता हूं। तो अपन पढ़ रहे हैं अनुवांशिक रोगों के बारे में, ऐसे रोग जो माता पिता से बच्चों को हो सकते हैं या दादा दादी से भी आ सकते हैं अपने पोतों में। मतलब ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? 2 तरह के होते हैं, मेंडेलीय रोग जो जीन के कारण हो रहे हैं केवल, और क्रोमो क्या। अब बताओ, अभी तक अपन ने जितने भी रोग देखे, अल्जाइमर रोग, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, क्या मैंने किसी में भी ये बोला कि आपको कि 46 की जगह 47 हो जाते हैं गुणसूत्र, या 48 हो जाते हैं, या 50 हो जाते हैं, या 45 हो जाते हैं? नहीं, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ओनली फॉर जो गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जा रहे हैं उन जीनों में रूपांतरण हो रहा है। तो ऐसे जो दोष होते हैं उसे मेंडेलीय रोग कहते हैं। कौन सा पढ़ा अपन ने सबसे पहले? हीमोफीलिया पढ़ा। और ये लिंग गुणसूत्र पर जीन में परिवर्तन के कारण हो रहा है। लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है। कौन सी बीमारी है? लिंग गुणसूत्र से संबंधित। आई बात आपको समझ में? इसी तरह से दोस्तों हमने क्या पढ़ा? दांत्र कोशिका अरक्तता पढ़ा। इसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा? फिर इसके बाद में हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? वर्णांध्रता रोग पढ़ा। और ये भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है। लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने थैलेसेमिया पढ़ा, फिर अल्जाइमर रोग पढ़ा, ठीक है, जिसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गुणसूत्रीय रोगों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रोमोसोमीय रोग। इसे गुणसूत्रीय विकार या रोग भी कहते हैं। कितने हैं हमारे अंदर? 46 गुणसूत्र है भैया, 46 गुणसूत्र। ठीक है, और इस 46 में 44 तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र, और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। दोस्तों कौन से होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये 2 कौन से हो सकते हैं? नर में ये जो 2 होते हैं ना, ये एक्स और वाई होते हैं, जबकि मादा में ये दोनों एक्स एक्स होते हैं। दोस्तों आई बात आपको समझ में? तो कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर क्या हो जाए गुण, देखो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोसोम है ना। 44 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों नर में ये 2 लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? एक्स वाई। और मादा में कौन से हैं दोस्तों? एक्स एक्स है। कौन से हैं? एक्स एक्स है। आई बात आपको समझ में? गुणसूत्रीय विकार भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं गुणसूत्रीय विकार? भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अलिंग गुणसूत्रीय विकार, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्रीय विकार। जो विकार, जो आनुवांशिक बीमारी इन 44 गुणसूत्रों के कम या ज्यादा होने की वजह से होती है, उन बीमारियों को क्या बोलेंगे? अलिंग गुणसूत्रीय विकार बोलेंगे। ठीक है, और जो आनुवांशिक रोग इन दो लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण हो रहा है,
उसे ही क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। लेकिन भैया चाहे लिंग गुणसूत्रीय विकार हो चाहे अलिंग गुणसूत्रीय विकार हो, गुणसूत्रों की संख्या में 100% क्या होगा, यहां पर परिवर्तन होगा। सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार। देखो बिल्कुल इजी है, मैं यहां पर समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 24 25 26 27 28, ये 29, ये 30। आई बात आपको समझ में? ऐसा करता करता ही मैं पहुंच जाता हूं डॉट 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 46 तक। आई बात आपको समझ में? 46 तक। और 46 में भी सुनो, एक सेकेंड, हाँ 46 तक पहुंच जाता हूं, ठीक है। अब सुनो, जैसे मैं यहां तक आ जाता हूं 44 तक, तो दोस्तों एक से लेकर, इस एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर जो 44 तक के गुणसूत्र है ना दोस्तों, एक से लेकर 44 तक के गुणसूत्र जो हैं वो कौन से गुणसूत्र है, अलिंग गुणसूत्र है। और 44 के बाद में जो 45वां और जो 46वां गुणसूत्र है दोस्तों, 45वां और 46वां जो गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैं बोलूं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, किसने इसका अध्ययन किया था? लैंगडन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बीमारी का अध्ययन किया था। आपसे पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम का अध्ययन किया लैंगडन डाउन ने किया, ठीक है। और किसके कारण होता है ये? 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता के कारण यह होता है। क्या होता है? जो ये 21वां गुणसूत्र है ना दोस्तों, जैसे मैं बोलूं, हाँ ये 21वां जो गुणसूत्र है, ठीक है, ये 2 बार हो जाता है। जैसे कि 21 फिर वापिस 21, 2 बार हो जाने के कारण यहां पर एक की जगह कितने हो जाते हैं? 2 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 46 तक आ गया। अब सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं बोलूं 21 21, 21वां गुणसूत्र अगर वापिस आ जाए तो बताओ 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और जो 21वां गुणसूत्र है वो कौन सा गुणसूत्र है? अलिंग गुणसूत्र है, जिसके कारण इसी असामान्यता को अलिंग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो देखो आप ध्यानपूर्वक, 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से ऐसा होता है। 21वां जो गुणसूत्र है, 21वां गुणसूत्र है वो केवल एक था। कितना था? एक था। लेकिन विकार के कारण क्या हो गया? 2 हो गए, एक अतिरिक्त कॉपी बन गई दोस्तों, ठीक है। एक था लेकिन अब क्या हो गया? 2 बन गए। तो बेटा जब 2 हो जाएगा एक की जगह, तो 46 की जगह टोटल कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं। ये कहने का मतलब 1 का 2 या फिर 2 का 3 हो जाना, ठीक है, क्योंकि जोड़े की बात हो रही है यहां पर और वो केवल गुणसूत्र की बात हो रही है। कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। लक्षण क्या है? सिर का अगला भाग चौड़ा होता है। इनका जो सिर का अगला भाग है ना वैसा होता है, बिल्कुल चौड़ा होता है, ठीक है। छोटी गर्दन होती है, इनकी जो गर्दन होती है बिल्कुल क्या होती है? छोटी होती है। हथेलियां बिल्कुल चपटी होती है, बड़ी बड़ी होती है। स्थायी रूप से खुला हुआ मुंह रहता है, जीभ बाहर निकली रहती है। और कम बुद्धि वाले होते हैं, कम ऊंचाई के होते हैं। कुछ कुछ बच्चों की तो उम्र ही कम होती है, बचपन में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये किनको होता है? 40 वर्ष से अधिक की महिलाओं में पैदा होने वाले बच्चों में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। सभी को नहीं होता है, हो सकता है, ठीक है। और ये अधिकतम 20 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रह पाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण हो रहा है? 21वें नंबर के अलिंग गुणसूत्र के कारण हो रहा है। 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसमें एक अतिरिक्त कॉपी और आ जाती है, तो 21 हो जाता है, 2 बार हो जाता है, जिसके कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसे ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जबकि एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों? एडवर्ड सिंड्रोम में भी वैसा ही हो रहा है। जहां डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त कॉपी आ गई थी, यहां पर 18वें नंबर के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त कॉपी आ जाती है। तो देखो आप ध्यानपूर्वक, एडवर्ड सिंड्रोम यह अलिंग गुणसूत्रीय असामान्यता है। 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता से ऐसा होता है।
और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। मैं बोलूं जैसे 1 से लेकर 46 गुणसूत्र कह सकता हूं, ये तो है गुणसूत्र। अब मैं बोलूं गुण सूत्र के जोड़े कितने हैं, तो 46 के जोड़े कितने बनेंगे? 23 ही तो बनेंगे दोस्तों, 23 है। गुणसूत्र तो 46 है, जबकि जोड़े कितने हो गए इसके? 23 हो गए। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, पहले जोड़े में भी 2, दूसरे जोड़े में भी 2, जहां तक कि 23वें जोड़े में भी 2, तभी तो टोटल गुणसूत्र 46 होंगे दोस्तों। अब क्या होता है, 18वां जो जोड़ा होता है उसमें क्या होता है, 2 की जगह 3 हो जाते हैं, इसे ट्राइसोमी कहते हैं। मतलब 2 गुणसूत्रों की जगह 3 हो जाते हैं, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। लक्षण क्या है? इस रोग से ग्रसित बच्चा सिर्फ 6 महीने तक ही जीवित रह सकता है। इस दोष से ग्रसित बच्चा दोषपूर्ण तंत्रिका तंत्र युक्त होता है। उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें बहुत भयंकर दोष होता है, जिसकी वजह से बेचारा वो 6 महीने से भी ज्यादा जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है। विकृत कान होते हैं, दबी हुई ठोड़ी होती है, जो ठोड़ी होती है ना उस बच्चे की क्या होती है? बिल्कुल दबी हुई होती है। ठीक है। अब सुनो, अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको समझाऊंगा जरूर। देखो आप ध्यान रखो, सुनो बेटा। जैसे मैं बोलूं हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, देखो आप समझ लेना, हमारे अंदर 46 तो गुणसूत्र है, जबकि जोड़े कितने हो गए? 23 जोड़े हैं। ठीक है। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं हमेशा। कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं। चाहे पहला जोड़ा हो चाहे 23वां जोड़ा हो, सभी में रहेंगे 2 गुणसूत्र। लेकिन पटाऊ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, यह असामान्यता गुणसूत्रों के 13वें जोड़े में, अब 13वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया, तो 13वें जोड़े में 2 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 3, और 46 की जगह कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और लक्षण क्या है? खरहा होस्ट। खरहा होस्ट का मतलब होता है बेटा, आप जैसे कभी खरगोश का अगर मुंह देखोगे ना, तो वो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। खरगोश का जो माउथ होगा ना वो ऐसा होगा, और उसमें से ऐसे टीथ निकले हुए दिखाई देंगे आपको। ये खरगोश का क्या है? माउथ है, ऐसे 2 दांत निकले रहेंगे आगे। आई बात आपको समझ? और होठ के अंदर एक कट होगा। खरा, जिन लोगों को पटाऊ सिंड्रोम होता है, जिन बच्चों को उनकी होठ में कट लग जाता है, होठ कट लगा हुआ रहता है होठ के अंदर। आई बात आपको समझ में? और तो और जो उनका तालू होता है ना, ये तालू, ये भी कटा हुआ होता है। कई बार तो मस्तिष्क के अंदर भी एक दरार सी दिखाई देती है, कटा हुआ मस्तिष्क होता है। और नेत्र से संबंधित, हृदय से संबंधित कई प्रकार की दोष या असामान्यताएं इनके अंदर पाई जाती है। ऐसे बच्चे सामान्यतः 3 महीने तक ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको रिवीजन करवाना चाहूंगा। अलिंग गुणसूत्रीय रोग वो होते हैं जो अलिंग गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा के कारण होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या था, 21वां जो जोड़ा था, मतलब सॉरी, जो 21वां जो गुणसूत्र है उसमें एक अधिक हो जाता है। एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण यह रोग होता है, जिसके कारण कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। यहां पर 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, तो यहां पर भी 47 हो जाते हैं। और जो पटाऊ सिंड्रोम है, इसमें 13वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। तो सभी में गुणसूत्र बढ़ ही रहे हैं। अब अपन किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? अब अपन देखेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकारों के बारे में। इसमें 2 प्रकार के विकार पढ़ेंगे अपन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब भैया नर क्या होते हैं? नर क्या होते हैं? जिनमें ये हो। ठीक है। अगर किसी नर में टर्नर सिंड्रोम, सॉरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाए, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा इस पैदा होने वाले बच्चे में, और इसको कौन सी बीमारी होगी? टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखिए, यह नर में होता है। यह रोग अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, और जो पैदा होने वाला बच्चा होता है ना, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो रोगी है वो हमेशा कोई नर ही होगा दोस्तों।
और देखो नॉर्मल नर तो XY होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र ज्यादा होता है। इनमें भी कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। लक्षण क्या है? तो नर है, अब नर में प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो जाएगा? ऐसे नरों में मादा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। भैया मादाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, और जो जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया ना जिस नर को, उसमें भी मादाओं के समान 2 X क्रोमोसोम हो गए। तो कुछ लक्षण नरों में मादाओं के आ जाते हैं, जैसे कि स्त्री के समान ही नर में भी स्तनों का आकार बड़ा हो जाता है। इस बीमारी को गायनिकोमैस्टीजी भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है गायनिकोमैस्टीजी क्या है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो पेशेंट होता है उसके स्तनों का आकार बड़ा हो जाता है, जिसे गायनिकोमैस्टीजी कहते हैं। ये व्यक्ति बांझ होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं इनके वृषण में, लंबाई भी इनकी अधिक होती है। इसी प्रकार से दोस्तों जो दूसरा सिंड्रोम है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। अब मैं बोलूं एक मादा है या कोई फीमेल है, इसमें क्या होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर टर्नर सिंड्रोम है तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, उसकी जगह 0 लिख देते हैं, पर 0, तो उसे टर्नर सिंड्रोम होता है। अब सीधी सी बात है, ये 2 X क्रोमोसोम ही तो मादा को मादा बना रहे हैं, फीमेल को फीमेल बना रहे हैं। जब एक X ही क्रोमोसोम कम हो गया तो सीधी सी बात है उसके लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप देखो, इस विकार का कारण एक X क्रोमोसोम की कमी होती है, ये एक महिला ही होती है, ठीक है। इसमें X0 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या 0X भी लिख सकते हैं। कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। यहां पर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ, तो 46 से कितने रह जाएंगे? 45 ही रह जाएंगे। और लक्षण क्या है कि भैया इसमें जो नारी होती है वो बांझ हो जाती है, क्योंकि उसकी ओवरी में अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। अंडाणु उसके जो उसके अंडाशय हैं अल्प विकसित है। जब अंडाशय ही अल्प विकसित है दोस्तों, तो वहां पर अंडाणु कैसे बनेंगे? और तो और ऐसे जो महिलाएं होती है उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप जो आज हमने आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखना, आपको जरूर समझ में आएगा 100%। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।